Guys, welcome to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video related to the topic chromatography. And in this video I am going to discuss about affinity chromatography. अगर मैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल की बात करूं तो इस टेक्निक में क्या होता है, हम जो मटेरियल ले रहे हैं सेपरेट करने के लिए, वो मटेरियल यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइगेंड से बाइंड करता है। वो इमोबिलाइज्ड हो सकता है, मोबिलाइज्ड हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है लाइगेंड। और उस लाइगेंड से बाइंड करने की एबिलिटी होनी चाहिए उसकी, मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए उस कंपाउंड के जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं। ये प्रोटीन सेपरेट कर रहे हैं, या इंजाइम सेपरेट कर रहे हैं, या इम्यूनोग्लोबिन सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो वो बाइंडिंग कैपेबिलिटी है वो रिवर्सिबल होना चाहिए, क्योंकि हम उसको इल्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, डिस्ट्रप्ट करेंगे बॉन्डिंग लाइगेंड के बीच में और अपने प्रोटीन मोलिक्यूल के बीच में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी यहाँ पे। और जो हमारा लाइगेंड होता है वो यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेसर आर्म के थ्रू मैट्रिक्स से जुड़ा होता है। इस स्पेसर आर्म क्या होती है, मोबिलाइज लाइगेंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या कैसे हमें चूज़ करना है, मैट्रिक्स क्या होता है, इसको मैं अभी इसी वीडियो में डिस्कस करूँगी। हम यहाँ पे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं तो कॉलम तो हम वैसा ही लेते हैं जैसे अदर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम लेते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, जो मैट्रिक्स होता है हमारा, उसके साथ लाइगेंड, इमोबिलाइज्ड लाइगेंड हमारा स्पेशल आर्म के थ्रू जुड़ा होता है। तो क्या होता है, जो भी हमें अपने कंपाउंड मिक्सचर से सेपरेट करना होता है, एंजाइम हो, इम्यूनोग्लोबिन्स हो, प्रोटीन्स हो, उससे बाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक लाइगेंड लेते हैं, ठीक है। अब हमें हमारी स्पेसिफिसिटी है लाइगेंड की भी और हमारे एनालाइट की भी, जो हम सेपरेट करने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जब हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करते हैं तो हमें यहाँ पे प्रीलिमिनरी नॉलेज होनी चाहिए स्ट्रक्चर की और बायोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी की, उस पर्टिकुलर कंपाउंड की जिसको हम सेपरेट करने जा रहे हैं। अगर मैं इंजाइम की बात करूँ तो इंजाइम के केस में हम लाइगेंड क्या ले सकते हैं, या तो सबस्ट्रेट ले सकते हैं, या फिर कंपिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर ले सकते हैं, या फिर एलोस्टेरिक मॉडिफायर ले सकते हैं। और जो कंडीशन यहाँ पे हम लेंगे, जैसे बफर यहाँ पे जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उसका जो पीएच होगा, साल्ट कंसनट्रेशन जो हम यहाँ पे लेंगे इल्यूशन के टाइम पे, ताकि जो हमारा लाइगेंड होता है और जो एनालाइट होता है उसके बीच के जो आयनिक बॉन्ड हैं उनको हम ब्रेक डाउन कर सकें। उसके लिए जो हम यहाँ पे साल्ट कंसनट्रेशन लेंगे वो भी स्पेसिफिक होगी डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड वी आर गोइंग टू सेपरेट हियर। और अगर हम रिएक्शन की बात करें तो मैक्रोमोलिकुलर लाइगेंड के बीच में जो रिएक्शन होगी वो सिमिलर होगी जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बीच में होती है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है क्योंकि हम इल्यूट आउट करेंगे तो बॉन्ड टूटेगा, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं रेट कांस्टेंट हमारा +1 या फिर -1 की फॉर्म में आएगा। और ये जो हमारी ये जो फ्लो चार्ट है यहाँ पे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का, वो हमें तब समझ में आएगा जब हम मैट्रिक्स समझ जाएंगे और स्पेशल आर्म समझाएंगे, और फिर लाइगेंड समझेंगे कि इसके क्या करेक्टरिस्टिक हैं, कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमें यहाँ पे माइंड करने की ज़रूरत है। तो समझते हैं कि मैट्रिक्स हम यहाँ पे कैसा लेंगे। हम करेक्टरिस्टिक की बात करें तो जब हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के लिए एक आइडियल मैट्रिक्स बनाते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द लाइगेंड, क्योंकि हमारा लाइगेंड वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक एनालाइट और कंपाउंड वी आर गोइंग टू सेपरेट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, सुटेबल और सुफिशियंट केमिकल ग्रुप होना चाहिए मैट्रिक्स में, ताकि वो लाइगेंड से हमारा कोवेलेंटली बाइंड हो जाए और स्टेबल कर पाए हमारे लाइगेंड को। स्टेबिलिटी की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो लाइगेंड है वो मैक्रोमोलिक्यूल या माइक्रोमोलिक्यूल जो हम सेपरेट करने जा रहे हैं उससे बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद हम यहाँ पे इल्यूशन करेंगे जिसमें हम अपने उस एनालाइट को सेपरेट करेंगे, ताकि जो एनालाइट है, मान लो प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन क्या करेगा, जो उसने बॉन्ड बनाया है यहाँ पे लाइगेंड के साथ, वो बॉन्ड यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हमारा जो लाइगेंड है वो स्टेबली बाउंड होना चाहिए मैट्रिक्स के साथ, वो इल्यूशन प्रोसेस में इल्यूट आउट ना हो। इसलिए हम एक पर्टिकुलर टाइप का मैट्रिक्स यहाँ डिपेंडिंग ऑन द लाइगेंड कि कौन सा लाइगेंड हम यहाँ पे यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैट्रिक्स यूज़ किया जाएगा। वीकली इंटरेक्ट करना चाहिए अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ, ताकि नॉन स्पेसिफिक जो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो ना हो और इंटरफेरेंस ना क्रिएट हो हमारी क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस में, और गुड फ्लो प्रॉपर्टी हो हमारे लाइगेंड की। अब फिर बात आती है लाइगेंड की। तो लाइगेंड हमारे यहाँ पे डिपेंड करता है कि बायोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी क्या है, बायोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी क्या है उस कंपाउंड की जिसको हम सेपरेट करने जा रहे हैं। कई बार हम एक ऐसा लाइगेंड लेते हैं जो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी शो करता है। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि वो लाइगेंड एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए ही स्पेसिफिक है और उसी पर्टिकुलर कंपाउंड को वो बाइंड कर सकता है। पर कभी कभी हम यहाँ पे ग्रुप सिलेक्टिविटी वाला
लाइगेंड चूज़ करते हैं। ग्रुप सिलेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि ये क्लोजली रिलेटेड जो ग्रुप होते हैं कंपाउंड्स के उनसे उनके साथ बाइंड करेगा। क्लोजली रिलेटेड का मतलब ये है कि उनका जो केमिकल स्पेसिफिसिटी होगी उन कंपाउंड्स की जिनको हम सेपरेट करने जा रहे हैं वो सिमिलर होगी। फॉर एग्जांपल हमारा 5' एडेनिन मोनोफॉस्फेट जो होता है वो बाइंड करता है NAD पॉजिटिव डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ, ठीक है। और वैसे तो NAD पॉजिटिव डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो स्पेसिफिक होता है NAD के लिए, ठीक है। बट जो हमारा एडेनिन मोनोफॉस्फेट होता है वो भी बाइंड कर जाता है NAD पॉजिटिव डिहाइड्रोजिनेज के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है AMP और NAD की वो यहाँ पे सिमिलर है। तो ये यहाँ पे जो NAD पॉजिटिव डिहाइड्रोजिनेज है ये क्या है, यहाँ पे ग्रुप सिलेक्टिविटी शो कर रहा है। मैं लाइगेंड के करेक्टरिस्टिक की बात करूं तो हमें ऐसा लाइगेंड चूज करना होता है जिसमें ऐसा केमिकल ग्रुप प्रेजेंट हो कि वो केमिकल ग्रुप रिवर्सिबल बाइंडिंग ना शो करे। किसके साथ? मैक्रोमोलिक्यूल के साथ। कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल? जिसको हम सेपरेट करने जा रहे हैं उसके साथ रिवर्सिबल बाइंडिंग ना शो करे, बट उस केमिकल ग्रुप में इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो मैट्रिक्स के साथ क्या कर जाए, बॉन्ड बनाए और उसके साथ एडहेर करके रह जाए। तो ऐसे ग्रुप हम कौन कौन से हो सकते हैं? अमाइनो ग्रुप हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकते हैं, SH हो सकता है, OH हो सकता है, अल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है। These are the example of some ligand molecules। जैसे हम देख सकते हैं कि इस जो 5' हमारा एडेनिन मोनोफॉस्फेट है उसकी एफिनिटी होती है NAD पॉजिटिव डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेज के लिए, कार्बोडोलिन की होती है कार्बोडोलिन बाइंडिंग एंजाइम के लिए, हेपरिन की होती है लिपोप्रोटीन लाइपेज के लिए, कोएगुलेशन फैक्टर के लिए। तो इसको हम बोल सकते हैं ग्रुप सिलेक्टिविटी है इसकी। और प्रोटीन A और G है, इम्यूनोग्लोबिन्स हैं। और ये हम देखें तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर एक मैक्रोमोलिक्यूल के अगेंस्ट सिलेक्टिविटी शो कर रहे हैं। जैसे लाइसिन है, RNA के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंट लाइगेंड्स के यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं। फिर आता है हमारे यहाँ पे स्पेशर आर्म। स्पेशर आर्म क्या करता है? ये अटैचमेंट को प्रिवेंट करता है कि जो लाइगेंड की अटैचमेंट है वो मैट्रिक्स से ना हो पाए, मतलब उन दोनों के बीच में गैप क्रिएट करके रखता है। अब ये अटैचमेंट क्यों प्रिवेंट करता है और क्यों ज़रूरत है हमें एक स्पेशर आर्म की लाइगेंड और मैट्रिक्स के बीच में? ताकि जो मैक्रोमोलिक्यूल की बाइंडिंग एफिनिटी होती है लाइगेंड के साथ वो इंटरफेयर ना हो। अगर लाइगेंड हमारा मैट्रिक्स से कंप्लीटली बाउंड हो जाएगा तो वो एंजाइम से बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी सारी जो बाइंडिंग साइट है वो क्या हो जाएंगी, ऑक्यूपाइड हो जाएंगी। इसलिए हमें यहाँ पे स्पेशर आर्म यूज़ करना पड़ता है। पर जो स्पेशर आर्म होता है उसकी ऑप्टिमम लेंथ कितनी होती है? 6 to 10 कार्बन एटम या फिर इक्विवेलेंट हम कोई भी आइटम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज ए स्पेशर आर्म। और जो हमारा स्पेशल आर्म होता है बेसिकली उसमें मिथाइलिन ग्रुप हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है ना ज़्यादा रिएक्टिव है, न्यूट्रल सा नेचर होता है, इसलिए हम मिथाइलिन ग्रुप को यहाँ यूज़ करते हैं। अदर जो ग्रुप यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं हाइड्रोफिलिक ग्रुप जिनमें क्या होंगे, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, CHO, या फिर अमाइडो ग्रुप प्रेजेंट होगा, NH ग्रुप प्रेजेंट होगा इन हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स में। स्पेशल जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं उन लाइगेंड के लिए जो लाइगेंड स्मॉलर होते हैं और इमोबिलाइज्ड लाइगेंड होते हैं, पर स्पेशल आर्म की जरूरत नहीं होती मैक्रो लाइगेंड के लिए, ठीक है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी जो बाइंडिंग साइट होती है वो मोबाइल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए होती है। जो मैक्रोमोलिक्यूल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लाइगेंड एज, मतलब मैक्रो लाइगेंड जो यूज़ करते हैं उनकी जो एफिनिटी होती है वो मोबाइल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए होती है। मोबाइल होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल जिनसे मैक्रो लाइगेंड बाइंड करते हैं, इसीलिए वो डिस्प्लेस करते रहते हैं मैट्रिक्स से, इसलिए यहाँ पे हमें स्पेशल आर्म की जरूरत नहीं होती। अगर मैं मैक्रो लाइगेंड का एग्जाम्पल यहाँ पे लूँ, मैक्रो लाइगेंड का, तो वो है हमारा आगे हम फर्दर पढ़ेंगे इम्यूनो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में। मतलब जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं मैक्रो लाइगेंड तो वो इम्यूनो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं। फिर अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं तो जो प्रोसीजर होता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का वो सिमिलर होता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के, बट यहाँ पे हमें बफर यूज़ करना पड़ता है। बफर ऐसा बफर जो कोई को फैक्टर कंसिस्ट करता हो, को फैक्टर जैसे मेटल आयंस। ये मेटल आयंस किस लिए जरूरी है? लाइगेंड के और मैक्रोमोलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन क्रिएट करने के लिए मेटल आयंस जो हैं वो नेसेसरी होते हैं।
जैसे ही हम उस सैंपल को अप्लाई करते हैं कॉलम में, जिस सैंपल को हमें सेपरेट करना है, जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो बाइंड हो जाते हैं हमारे इमोबिलाइज्ड लाइगेंड के साथ। फिर हम कॉलम को क्या करते हैं, फिर हम जो हम यहाँ पे वॉशिंग की प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कंटामिनेंट है वो वॉश आउट हो जाते हैं और जो बाउंड एंजाइम है वो बाउंडेड स्टेट में रहता है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इल्यूजन की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जो इल्यूट हम करते हैं अपने मैक्रोमोलिक्यूल को, वो बफर की हेल्प से करते हैं, ताकि नॉन स्पेसिफिकली जो बाउंड कंटामिनेंट हैं वो यहाँ पे रिमूव हो जाए। जो प्योरीफाइड कंपाउंड होते हैं वो यहाँ पे या तो स्पेसिफिक या फिर नॉन स्पेसिफिक इल्यूजन प्रोसेस के साथ यहाँ पे इल्यूट आउट किए जाते हैं। नॉन स्पेसिफिक इल्यूजन में क्या होता है, ये यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि हम पीएच और आयनिक कंसंट्रेशन जो होती है बफर की, जिस बफर को हम यहाँ पे एज ए सोलवेंट यूज़ कर रहे हैं फॉर इल्यूजन प्रोसेस, उसकी पीएच और आयनिक कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है ग्रेडियंट की फॉर्म में, मतलब बदलती रहती है, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक होता है। अगर हमने यहाँ पे पीएच एक पर्टिकुलर मतलब पीएच जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, ऐसे ऐसे हमारा जो यहाँ पे एनालाइट होगा या एंजाइम होगा वो इल्यूट आउट होता रहेगा। बट स्पेसिफिक जब हम यूज़ करते हैं तो स्पेसिफिक होता है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम के स्पेसिफिक उतना ही हम पीएच लेंगे, उतनी ही हम साल्ट कंसंट्रेशन लेंगे जितनी उस पर्टिकुलर एंजाइम को ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए हम उसको स्पेसिफिक बोल देते हैं। तो जब मैं यहाँ पे जो पीएच शिफ्ट इल्यूजन होता है, जिसको हम नॉन स्पेसिफिक इल्यूजन कहते हैं, उसमें उसको करने के लिए हम डाइल्यूट एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ये क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो हमारा लाइगेंड होता है, लाइगेंड के आयनाइजेशन ग्रुप में चेंज क्रिएट करते हैं, और जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है, जो हम एंजाइम यहाँ पे ले रहे हैं, उसकी जो आयनाइजेशन ग्रुप है उनमें चेंज आता है। जैसे ही चेंज आएगा आयनिक स्ट्रेंथ में, तो हमारा जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक डाउन होगा और हमारा एनालाइट बाहर आ जाएगा। बट ये जो चेंज होता है आयनिक स्ट्रेंथ पे, नॉट नेसेसरली विद ए कॉन्कोमिटेंट चेंज इन पीएच, ये क्या करता है, इल्यूशन करता है डिस्टरप्ट करके लाइगैंड और मैक्रोमोलिक्यूल के इंट्रैक्शन के बीच में। इसीलिए हम यहाँ पे 1 मोलर साल्ट कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, 1 मोलर NaCl यूज़ करते हैं इल्यूशन के टाइम पे, ताकि ये जो बॉन्ड है ये टूट सके। पर जब हम एफिनिटी इल्यूजन करते हैं तो उस टाइम पे हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे इंजर्ट मतलब करना पड़ता है परफॉर्म, वो होता है डायलिसिस का। फिर जब उसके बाद हमें एंजाइम मिलता है तो वो डीनेचर्ड एंजाइम मिलता है। ठीक है, डीनेचर्ड होता है, इसलिए उसको रिस्टोर करना पड़ता है ऑप्टिमम कंडीशन पे, और फिर हमें प्योरीफाइड एंजाइम हमारा मिल जाता है। यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम हियर। नेक्स्ट है हमारी अप्लीकेशंस। बहुत सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स को, उन प्रोटीन्स को जिनमें रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं, या इम्यूनोग्लोबिन्स को, इम्यूनोग्लोबिन जो भी स्पेसिफिक होंगे किसी पर्टिकुलर एंटीजन को, उनको सेपरेट करने के लिए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की जाती है। नाम से ही पता चल रहा है, एफिनिटी मीन्स किसी स्पेसिफिक लाइगेंड के अगेंस्ट जो हमारा मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल होगा उसको सेपरेट आउट करने के लिए। बट यहाँ पे इसकी एक लिमिटेशन है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की, क्योंकि इसमें हमें इमोबिलाइज्ड क्या चाहिए, लाइगेंड चाहिए, और जो अवेलेबिलिटी होती है इमोबिलाइज्ड लाइगेंड की वो बहुत कम होती है। बट जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है उसका यूज एक्सटेंड किया गया है न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ mRNA का, तो ये यहाँ पे आइसोलेट किया जाता है सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। किसके थ्रू, सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। और जो हाइब्रिडाइजेशन की जाती है वो किस पे की जाती है, पॉलीयूरिडीन सेफारोज 4b पे। और जो ये 4b पे हाइब्रिडाइजेशन की जाती है, ये किसके थ्रू की जाती है, पॉली एडेनिन टेलिंग के थ्रू। हमें पता है जब हम स्प्लाइसिंग करते हैं mRNA की, उसके बाद जब मॉडिफिकेशन होती है तो पॉली अबाउट 200 to 250 एडेनिन ग्रुप टेल पे अटैच किए जाते हैं। तो उसी जो पार्ट होता है हमारा 3' एंड पे जो पोलिंग होती है, उसी पे हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं पॉली
पोलीयूरिडीन सेफारोज 4b की, उसके थ्रू हम यहाँ पे आइसोलेट करते हैं mRNA को। और यहाँ पे हम इमोबिलाइज्ड फॉर्म में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को भी एज ए लाइगेंड यूज़ करते हैं, किसको आइसोलेट करने के लिए, कंप्लीमेंट्री आरएनए या फिर डीएनए को आइसोलेट करने के लिए। पर जो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं ये यहाँ पे कॉलम में यूज़ किए जाते हैं, और कॉलम में हम इन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को इमोबिलाइज्ड लाइगेंड की तरह यूज़ करते हैं, और इमोबिलाइज करने के लिए हम इनको नाइट्रोसेलोज के फिल्टर से बाइंड करवाते हैं। जो ये इमोबिलाइज्ड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये उन प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं जो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में यूज़ किए जाते हैं। तो इसकी काफ़ी एडवांटेज है क्योंकि ये एफिनिटी पे बेस्ड होती है, तो हमारा डिज़ायरेबल मोलिक्यूल को सेलेक्ट करने की जो एडवांटेज है वो बढ़ जाती है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को फर्दर मॉडिफाई किया जाता है, या फिर मान लो कि इसके टाइप्स होते हैं 4 टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इम्यूनो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की मैं अगर बात करूँ सबसे पहले, तो इसमें क्या होता है, इम्यूनो एफिनिटी की मैं बात कर रही हूँ तो नाम से ही हमें पता चल रहा है यहाँ पे हम एंटीबॉडीज़ को यूज़ करेंगे एज ए लाइगेंड, उसको एज ए इमोबिलाइज लाइगेंड हम यूज़ करेंगे। और ये जो इम्यूनो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है ये टेक्निक आइसोलेट करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, प्रोटीन्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ की जाती है, उन प्रोटीन्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ की जाती है जो प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। वो मेम्ब्रेन प्रोटीन किसके होते हैं, वायरल ओरिजिन के होते हैं, मतलब वायरस वगैरह के जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं उनको आइसोलेट और प्योरीफाई करने के लिए हम इम्यूनो एफिनिटी का यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, इम्यूनो एफिनिटी का एग्जांपल लूँ तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को एज ए इमोबिलाइज्ड लाइगेंड की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती हैं इनको हम एगारोज मैट्रिक्स के साथ बाउंड करवाते हैं, और एगारोज मैट्रिक्स के साथ ये साइनोजन ब्रोमाइड टेक्निक के थ्रू बाइंड करवाए जाते हैं। एंड जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से वो न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन के थ्रू करवाई जाती है। किसके थ्रू, न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन के थ्रू करवाई जाती है। और यहाँ पे जब न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन लेते हैं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर साल्ट कंसंट्रेशन ली जाती है बाइंडिंग प्रोसेस के लिए। फिर अगर मैं इल्यूशन की बात करूँ अम्यूनो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में, तो इल्यूशन जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमें फोर्सफुल कंडीशन चाहिए होती हैं। क्यों चाहिए होती हैं, क्योंकि जो हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो हमारे इम्यूनोग्लोबिन या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ हाईली बाइंडेड स्टेट में होता है। तो बहुत ही टाइट आयनिक या हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग होती है, या तो आयनिक बॉन्डिंग होती है या फिर हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि प्रोटीनियस नेचर होता है दोनों का ही। तो उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए हमें फोर्सफुल कंडीशन चाहिए होती है, जिसमें हमारा जो प्रोटीन होता है जिसको हम यहाँ पे प्योरीफाई करें या सेपरेट कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जब हम इल्यूशन की प्रोसेस करते हैं, जब हम इल्यूशन की प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे हमें हाई साल्ट कंसंट्रेशन चाहिए होती है, ताकि हमारा जो बॉन्ड है एंटीबॉडी के बीच में और हमारे प्रोटीन के बीच में वो ब्रेक डाउन हो सके। या फिर हम डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, या फिर हम यहाँ पे यूरिया यूज़ करेंगे या गुआनिडीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। दोनों ही क्या करते हैं, डीनेचुरेशन करते हैं। बट हम यहाँ पे कुछ काओट्रोपिक एजेंट यूज़ करते हैं। क्या होते हैं ये एजेंट, ये आयंस होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर सोल्युबिलिटी को, नॉन पोलर सब्सटेंस की वाटर सोल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि थायोसाइनेट होता है हमारा, प्रीक्लोरेट होता है, ट्राईफ्लूरो एसीटेट होता है, फ्लूरो एसीटेट होता है। और जब हम ये काओट्रोपिक एजेंट को यूज़ करते हैं तो इस टाइम पे हम पीएच को 3 से कम कर देते हैं, मतलब अबाउट 3 हम यहाँ पे पीएच कम कर देते हैं ताकि डीनेचुरेशन ना हो। और कभी कभी हम इल्यूशन प्रोसेस के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सोलवेंट को यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सोलवेंट जैसे कि एसीटोनाइट्रोल, हम यहाँ पे एसीटोनाइट्रिल का यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इल्यूशन पर्पज़, ताकि हमारा जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है प्रोटीन के अंदर वो डिस्टर्ब ना हो और प्रोटीन हमारा स्टेबल रहे, डीनेचर ना हो। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मेटल चिलेट क्रोमेटोग्राफी और इमोबिलाइज्ड मेटल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेटल, इसके नाम से पता चल रहा है मेटल यूज़ करेंगे, तो इमोबिलाइज्ड मेटल यूज़ करेंगे, मेटल आयन जैसे कि कॉपर आयन है, जिंक आयन है और मरकरी है, कैडमियम है, ठीक है। और या फिर हम ट्रांजिशन मेटल आयन यूज़ करेंगे, ट्रांजिशन सीरीज में जो मेटल्स होती हैं जैसे कोबाल्ट यूज़ करेंगे, निकल यूज़ करेंगे या फिर मैंगनीज यूज़ करेंगे। ये प्रोटीन्स को बाइंड करने के लिए यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। अब यहाँ पे जो प्रोटीन से बाइंड होती हैं ये मेटल, तो ये सिलेक्टिव प्रोसेस का यूज़ करते हैं, सिलेक्टिवली बाइंड करती हैं बाय रिएक्शन विद आइमाइडेजोल ग्रुप
जैसे कि हमारा प्रोलीन में प्रेजेंट होता है और हिस्टिडीन रेजिड्यू में प्रेजेंट होता है जो ग्रुप थायोल ग्रुप से बाइंड करती हैं, थायोल ग्रुप से जैसे हिस्टिडीन रेजिड्यू में होता है, इंडोल ग्रुप से बाइंड करती हैं, जो इंडोल ग्रुप हमारा किस में प्रेजेंट होता है, ट्रिप्टोफैन में। तो ये सिलेक्टिवली बाइंड करती हैं पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के साथ। और जो इमोबिलाइजेशन होती है यहाँ पे प्रोटीन की, वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू होती है। और जब हम इल्यूट आउट करते हैं यहाँ पे मेटल चिलेट क्रोमेटोग्राफी में इल्यूजन करते हैं अपने मॉलिक्यूल का, तो वो हम यहाँ पे पीएच को लोअर करके करते हैं बाय लोअरिंग पीएच और बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स एजेंट जैसे ईडीटीए का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इल्यूजन की प्रोसेस के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो मेटल यहाँ पे मैं एज ए लाइगेंड यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे को उनको इमोबिलाइज करना होगा। तो इमोबिलाइज्ड मैं कैसे करूँगी? उनको इमोबिलाइज करने के लिए अमाइनो डाई एसीटेट और क्या यूज़ किया जाता है, अमाइनो डाई एसीटेट यूज़ किया जाता है। और ट्रिस 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 क्या होता है हमारा, कार्बोक्सी मिथाइल, ट्रिस कार्बोक्सी मिथाइल इथाइलिन डाई अमाइन सब्सटीट्यूटेड एगारोस जेल, उसका यूज़ करते हैं लाइगेंड। कौन से लाइगेंड, मेटल, या तो ट्रांजिशन मेटल या फिर हमारी मेटल आइंस जिनको हम यहाँ पे लाइगेंड की फॉर्म में यूज़ करें, उनको इमोबिलाइज करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, अमाइनो डाई एसिडेट या फिर ट्रिस क्या है हमारा, कार्बोक्सी मिथाइल इथाइलिन डाई अमाइन का यूज़ करते हैं। और ये जो ग्रुप होते हैं केमिकल ग्रुप, ये इससे बाउंड होते हैं, एगारोस जेल से बाउंड होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ निकल की एंड कोबाल्ट की, तो जो निकल और कोबाल्ट इमोबिलाइज्ड मेटल होती हैं, वो यूज़ की जाती हैं आइसोलेट और प्योरीफाई करने के लिए हिस्टिडीन टैग्ड प्रोटीन को, हिस्टिडीन टैग्ड प्रोटीन्स को। जो कोबाल्ट होता है कमर्शियली प्रोडक्ट होता है जिसको हम डायना बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायना बिट्स बोलते हैं, डायना बिट्स मायोन। इसकी बहुत ही प्रैक्टिकल एडवांटेज है क्योंकि ये बाइंड करता है हिस्टिडीन के साथ ही या हिस्टिडीन के साथ कुछ सर्टेन अरेंजमेंट में। तो ये कुछ रिकम्बिनेंट प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारी डाई लाइगेंड क्रोमेटोग्राफी, नाम से ही पता चल रहा है हम यहाँ पे डाई यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्राईएजाइन डाई यूज़ करेंगे जो कंटेन करती है कंजुगेटेड रिंग, कंजुगेटेड रिंग प्रेजेंट होती है इनमें, या फिर आयनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर मैक्रो मोलिक्यूल्स के लिए। और हम कहें तो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ बाइंड करने की इनकी एबिलिटी होती है। इसलिए यहाँ पे टर्म यूज़ की जाती है शूडो लाइगेंड, क्योंकि ये लाइगेंड नहीं है बट लाइगेंड की तरह एक्ट करते हैं, इसीलिए इनको हम शूडो लाइगेंड बोलते हैं। और ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोटीन हम सेपरेट कर रहे हैं वो इस डाई के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा या नहीं, उस डाई के अगेंस्ट वो स्पेसिफिसिटी शो करता है या नहीं शो करता। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग होती है वो आयनिक बाइंडिंग होगी या फिर हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग होगी। अगर डाई बाइंडिंग हो जाती है प्रोटीन की, तो डाई बाइंडिंग जो है वो इन्हेंस करती है प्रोटीन की बाइंडिंग या फिर मैक्रोमोलिक्यूल की बाइंडिंग टू द मटेरियल। कौन से मटेरियल से, सेफारोज 4b से, जिसकी वजह से हम प्रोटीन को अच्छे से प्योरीफाई कर पाते हैं। और हम क्यों यूज़ करते हैं डाई लाइगेंड क्रोमेटोग्राफी को, एक तो ये हो गया कि वो बाइंडिंग को एनहेंस करवाती है, दूसरा ये कि जो डाई होती हैं वो चीप होती हैं, मतलब ईजिली अवेलेबल होती हैं, और वो कपल कर पाती है हमारे जो मैट्रिक्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे सिलिका एगारोज जो हम यहाँ एगारोज जो यहाँ पे हम यूज़ करें या नाइट्रोसेलोज जो यहाँ पे यूज़ करें, उसके साथ वो ईजिली कपल्ड हो जाती है और वेरी स्टेबल होती हैं डाई, इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं। अगर मोस्ट वाइडली यूज्ड डाई की मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो होती है हमारी पर यहाँ पे जो डाई सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड होता है। पर जो डाई से अटैचमेंट जब हम करवाते हैं प्रोटीन की, तो वो अटैचमेंट एक पर्टिकुलर पीएच पे करवाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें पीएच हमें 7 to 8.5 के करीब लेना पड़ता है अगर हम डाई से अटैच करवा रहे हैं अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स को। और इल्यूशन की जो प्रोसेस होती है डाई लाइगेंड क्रोमेटोग्राफी में, वो सॉल्ट ग्रेडियंट के थ्रू की जाती है, मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करके इंक्रीज करके हम यहाँ पे एफिनिटी डिस्प्लेसमेंट इल्यूशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे इल्यूशन करवाते हैं अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स। कोवलेंट क्रोमेटोग्राफी है नेक्स्ट हमारी। कोवलेंट क्रोमेटोग्राफी डेवलप की गई है स्पेसिफिकली सेपरेट करने के लिए थायोल कंटेनिंग एसएच कंटेनिंग प्रोटीन्स को। और ये कैसे सेपरेट किए जाते हैं, ये जो थायोल कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं इनकी इंट्रैक्शन को एक्सप्लॉइट किया जाता है।
किसके साथ इंटरेक्शन, इमोबिलाइज्ड लाइगेंड के साथ, जो क्या कंसिस्ट करते हैं, डाइसल्फाइड ग्रुप कंसिस्ट करते हैं। उन इमोबिलाइज्ड लाइगेंड के साथ इनके इंटरेक्शन को एक्सप्लॉइट किया जाता है या फिर बोले तो डिस्टर्ब किया जाता है। अगर मोस्ट कॉमनली यूज्ड लाइगेंड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कोवलेंट क्रोमेटोग्राफी के लिए, तो वो होता है हमारा डाइसल्फाइड 2 पायरिडाइल ग्रुप। और ये जो ग्रुप होता है ये एगारोज मैट्रिक्स के साथ अटैच होता है। एगारोज मैट्रिक्स हम यहाँ पे क्या लेंगे, सेफारोज 4b लेंगे। जब ये रिएक्शन करता है किसके साथ, थायोल कंटेनिंग एसएच कंटेनिंग प्रोटीन्स के साथ, जो तो क्या होता है, पिरिडिन 2 थायोन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, पिरिडिन 2 थायोन रिलीज होता है। और इस प्रोसेस को, जो कोवलेंट क्रोमेटोग्राफी होती है, इस प्रोसेस को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू 343 नैनोमीटर पे मॉनिटर कर सकते हैं। और हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारा प्रोटीन कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। 343 नैनोमीटर में की वेवलेंथ की लाइट जो होती है उसको कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके थ्रू हम उसकी कंसंट्रेशन को भी यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या होता है हमारी कोवलेंट क्रोमेटोग्राफी में, जैसे ही हमारा प्रोटीन जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं वो अटैच हो जाता है किसके साथ, कोवलेंटली अटैच हो जाता है मैट्रिक्स के साथ, उस टाइम पे नॉन थायोल जो ग्रुप होते हैं, नॉन थायोल ग्रुप जो कॉन्टामिनेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो इल्यूट आउट हो जाते हैं। और जो अनरिएक्टेड थायोपायरिडिल ग्रुप होते हैं, कौन से ग्रुप, थायोपायरिडाइल ग्रुप जो होते हैं, बट ये ग्रुप जो होते हैं वो अनरिएक्टेड रहते हैं, ये रिमूव किए जाते हैं यहाँ पे 4 मिलीमोलर कंसनट्रेशन यूज़ करके। किसकी कंसनट्रेशन, 4 mm कंसनट्रेशन ऑफ डायोथायोथ्रीटोल और मरकैप्टा इथेनॉल की कंसनट्रेशन हम यहाँ पे यूज़ करके नॉन रिएक्टेड थायोपायरिडाइल ग्रुप्स को रिमूव करते हैं। किसकी कंसनट्रेशन, मरकैप्टो इथेनॉल की, ठीक है, जो चिलेटिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं। जो प्रोटीन यहाँ पे जो फिर बाद में हम रिलीज़ करते हैं जो कि कोवलेंटली बाइंड होता है, वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करके इल्यूट आउट किया जाता है। और जो डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस होती है वो यहाँ पे थायोल कंटेनिंग कंपाउंड के थ्रू की जाती है, जिनमें थायोल प्रेजेंट होता है। और ये कंपाउंड होते हैं हमारे डायथायोथ्रीटोल 2250 हम इनकी कंसनट्रेशन यहाँ पे लेके चलते हैं। या फिर अगर हमारे पास यहाँ पे डायथायोथ्रीटोल नहीं है तो हम यहाँ पे ग्लूटाथायोन और सिस्टीन का भी यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं, ग्लूटाथायोन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिस्टीन का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस के थ्रू अपने मैक्रोमोलिक्यूलर प्रोटीन्स को सेपरेट आउट करने के लिए और प्योरीफाई करने के लिए। फिर जब हमारी इल्यूशन की प्रोसेस हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगी, तो हमें जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स को दोबारा से रीजनरेट करना होता है। तो यहाँ पे जो रीजनरेशन की जो प्रोसेस होती है वो एक रिएक्शन के साथ की जाती है। और वो रिएक्शन किसके साथ की जाती है, 2 डाईपायरिडिल डाइसल्फाइड ग्रुप्स के साथ, डाईपायरिडिल डाइसल्फाइड कंपाउंड के साथ। ये मेथड काफ़ी यूज़फुल है, बट हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि कॉस्टली है, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं और काफ़ी एरर क्रिएट हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेज की जरूरत है इसको परफॉर्म करने के लिए। और जो ये रीजनरेशन की प्रोसेस है ये काफ़ी टफ होती है क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये हमारी प्रिफरेंशियली होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए, तभी हमारा जो मैट्रिक्स है वो रीजनरेट कर पाएगा। अदरवाइज हमारा जब हम फर्दर कोवलेंट क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो प्रोटीन यहाँ पे प्योरीफाई होके आएगा वो इम्प्योर प्रोटीन प्योरीफाई होके आएगा।